और रुक करते हैं सीधे खबरों की ओर। खबर पटना से सामने आ रही है, जहां बिहार विधानसभा में विधायकों की पिटाई को लेकर आरजेडी की ओर से किए गए बिहार बंद का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री संजय झा का काफिला फंस गया। बताते चले कि इस दौरान सुबह से ही आरजेडी के कार्यकर्ता सहित तमाम विधायकों ने बिहार के अलग अलग जिलों में सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया। बताते चले कि दरभंगा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोक दिया, तो वहीं लहरियासराय में भी ट्रेन को रोक दिया गया। जानकारी के मुताबिक हाजीपुर, वैशाली, जहानाबाद, बेगूसराय, समस्तीपुर सहित तमाम सड़कों पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो वहीं बिहार विधानसभा में विधायकों की पिटाई मामले में पुलिस को नीतीश कुमार की क्लीन चिट और तेजस्वी के प्रहार के बीच बिहार के डीजीपी ने एक बड़ा बयान दिया है। डीजीपी एसके सिंघल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि दोषी पुलिसकर्मी को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और पुलिस के मुखिया एसके सिंघल ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन पुलिस वालों ने विधायकों के खिलाफ आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके लिए खुद विधानसभा के स्पीकर को ही कहना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर वो जांच की बात कहेंगे तभी दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। विधानसभा स्पीकर के आदेश के बाद ही कार्रवाई करने की बात कही है। डीजीपी का ये बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद जो लगातार बिहार में सियासी संग्राम है उसमें उफान आ गया है, जिसको देखते हुए कार्रवाई की बात कही जा रही थी। लेकिन अब स्पष्ट रूप से कहा गया है, डीजीपी ने इस बात को कहा है कि जब तक जो ये दोषी पुलिसकर्मी है उसको लेकर विधानसभा स्पीकर आदेश नहीं देंगे, तब तक फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और आदेश के बाद ही उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन पुलिसकर्मी ने विधायकों के खिलाफ आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके लिए खुद विधानसभा के स्पीकर को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर वो जांच की बात कहेंगे तभी दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अधिकार क्षेत्र का हवाला दिया गया और कहा गया है कि जब तक विधानसभा स्पीकर खुद इस बात को लेकर सामने नहीं आते हैं और पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं करते हैं, तब तक कोई भी कार्रवाई पुलिसकर्मी के खिलाफ नहीं की जाएगी। आरोप है कि पुलिस ने आवश्यकता से ज्यादा बल का प्रयोग किया था, जिसको देखते हुए तब से ही जो लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन अब डीजीपी ने साफ कर दिया है कि जब तक खुद विधानसभा के स्पीकर सामने नहीं आते हैं, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में है, तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन जब वो आगे आकर बात कहते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं, तो पुलिसकर्मी के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक ही प्रश्न को आप बार बार पूछ रहे हैं। एक मिनट, अरे भाई एक मिनट रुकिए तो सही ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। सिर्फ हम आपकी बात सुन रहे हैं ना बहुत ध्यान से। जब ये बात बारंबार क्लियर की जा चुकी है कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगा और हम उस प्रोसीजर के अंतर्गत हर तरह के एक्शन के लिए तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको सवाल की या जवाब की जरूरत है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि गिरफ्तारी 100% होगी और जो कायदे कानून सब पर लागू है उन पर भी लागू किया जाए। तो वहीं बोकारो के सेक्टर 4 में एमजीएम स्कूल के द्वारा फीस जमा नहीं कर पाने पर बच्चों का रिजल्ट को रोक दिया गया है, जिस पर वहां के अभिभावक नाराज नजर आए। मौके पर उपस्थित झारखंड अभिभावक महासंघ के जिला अध्यक्ष नीरज पटेल ने कहा है कि झारखंड सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन, उपायुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा कई बार साफ साफ आदेश दिया गया था कि कोई भी स्कूल बच्चों
का रिजल्ट नहीं रोके, लेकिन उनके विपरीत एमजीएम स्कूल तानाशाही रवैये अपनाए हुए हैं और जिला प्रशासन मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रहा है। निजी स्कूलों की जो तानाशाही है उसके खिलाफ हम गार्जियन जो है झारखंड अभिभावक महासंघ के बैनर तले यहाँ आए हैं। बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, जबकि झारखंड सरकार का साफ साफ ये दिशा निर्देश है कि बिना स्कूल का ड्यूज अगर नहीं क्लियर है उसके अगेंस्ट में आप रिजल्ट को नहीं रोक सकते हैं। आप बच्चों का रिजल्ट दीजिए। हम लोग का एक डिमांड ये भी है कि कोरोना काल में जितने महीने पढ़ाई नहीं की गई है, बच्चों को पढ़ाया नहीं गया है या ऑनलाइन क्लासेस डिवाइड कर दिया गया है, वैसे महीनों का फीस हम लोग क्यों दें आखिर। इस मुद्दे पे भी हम लोग फादर से मिलना चाह रहे थे कि फादर कम से कम बात करें हम लोगों से कि जिस महीने में आपने पढ़ाया ही नहीं, जो कोई सेवा दिया ही नहीं पढ़ाई को लेकर के, तो व्हाई शुड आई पे फी फॉर दैट मंथ। हमको उसका पैसा नहीं देना है। देखिए 3-4 दिन से जो है एमजीएम में रिजल्ट निकल रहा है बच्चों का, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड दिया जा रहा है और जिन अभिभावकों का पैसा जमा नहीं कर पाए हैं ये लॉकडाउन की वजह से, उनका रिजल्ट को रोक दिया गया है। जबकि एक सप्ताह पहले एसडीओ साहब का भी ये आदेश आया था कि किसी भी स्कूल को फी के लिए जो है बच्चे का रिजल्ट नहीं रोकना है। और 19 फरवरी को जो है हम उपायुक्त जो हैं उनका भी ये आया था निर्देश कि किसी भी स्कूल को रिजल्ट नहीं रोकना है। उसके बाद भी रिजल्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो वहीं बोकारो के केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 एक दिवसीय कार्यशाला का प्रारंभ विद्यालय प्राचार्य गोपा मुखर्जी द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ किया गया। आपको बता दें कि प्राचार्य गोपा मुखर्जी ने बताया है कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के बालकों में ध्वनि संबंधी विकास और शब्दों के सही उच्चारण को दिशा प्रदान करना था। उन्होंने ये भी कहा कि फोनिक्स का प्रयोग सिखाकर बालकों की मौखिक भाषा शैली का विकास कर उसकी गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। वन डे वर्कशॉप आज का आयोजन हुआ है केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 बोकारो में। ये संगठन का ब्रेन प्रोजेक्ट है, फोनिक्स टू डेवलप रीडिंग एबिलिटी एमंग द स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ 3+, 4+ एंड 5+। इवन फॉर रीडिंग डिफ़िकल्टी, अगर किसी बच्चे को बड़े लेवल पे रीडिंग डिफ़िकल्टी है उसका भी हेल्प हमारे शिक्षक कर सकेंगे। ये एनईपी के तहत केवीएस का योगदान है। वन डे वर्कशॉप। तो वहीं हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें नरेंद्र गिरी ने कहा है कि सांसारिक मोहमाया में पड़े संतों को निरंजनी अखाड़े से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि जो साधु संत अपने घर या परिवार से संबंध रखेगा उनको तत्काल बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। परंपरा ये है कि जो साधु घर परिवार छोड़कर संन्यास लेता है उसके बाद वो घर या परिवार से कोई भी संबंध नहीं रखता है। साधु सन्यासी संत अपना पिंड दान करके वो केवल अखाड़े के नियम कानून के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए अब नियमों का उल्लंघन करने वाले संतों के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। संत महात्माओं का संबंध, क्योंकि हमारी परंपरा है, यदि मैं घर परिवार छोड़ के साधु संत बनता हूँ और हमारा एक पुनर्जन्म होता है संस्कार के बाद, तो घर से संबंध नहीं होना चाहिए। हमारे अनादिकाल हमारे बुजुर्गों ने भी यही किया है कि यदि किसी का संबंध घर से होता है तत्काल अखाड़े से वो बाहर किया जाता है। तो आज भी मैं यही कह रहा हूँ, वही नियम आज भी वही लागू है। अगर कोई संत महात्मा का संबंध अपने घर से है, उनके परिवार के लोग उनसे मिलने आते हैं, मढ़ी में, अखाड़े में, मेले में, कहीं भी आते हैं और दिख गए, प्रमाणित तौर से मान लिया जाएगा कि उनका संबंध घर से है, तो तत्काल अखाड़े से बाहर किया जाएगा, उनको बहिष्कृत किया जाएगा। तो वहीं हरिद्वार में कई अखाड़ों के संतों ने बैठक की है। इस बैठक में निरंजनी अखाड़ा के महंत नरेंद्र गिरी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी समेत कई अखाड़ों के महंतों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में ज्वालापुर हरिद्वार के विधायक सुरेश राठौर को महाकुंभ में महामानेश्वर बनाए जाने का फैसला लिया गया। वहीं जब रविदास समाज में इस बात की जानकारी मिली तो समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 18 अप्रैल से पहले किसी भी दिन संत रविदास के
प्रमुख, उनके उपासक आदरणीय राठौड़ जी को पंचायती अखाड़ा से निरंजनी महामंडलेश्वर पद पे सुशोभित करेगा, पट्टाभिषेक करके उनको सम्मानित करेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में वर्चुअल प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हैं और फिलहाल घर में ही रह रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से ही उन्होंने वर्चुअल प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से भी वो काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जनता से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने इस दरमियान कहा है कि राज्य में जल्द ही 3 मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। राज्य में जल्द ही 403 चिकित्सकों की भर्ती भी होने जा रही है। और साथ ही इस दरमियान उन्होंने ये भी कहा है कि कुंभ में केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन जरूर किया जाए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अबरार अहमद से बात की हमारे संवाददाता आसिफ बेग ने। अबरार अहमद ने बीजेपी की योगी सरकार पर इस दरमियान जमकर निशाना साधा है। सपा विधायक ने दावा किया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बननी तय है। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जानते हैं कि जो चुनाव चल रहा है, जो पार्टियां इसमें अपना जो है दिखा रही हैं कि अपने प्रत्याशियों के लिए पार्टी के क्या रहेगा। भाई हमारी पार्टी में तो ये है कि हम किसी को नहीं कह रहे हैं। जो आता है मेरे पास तो ठीक है भैया, आप जीत के आइए हम आपके साथ में हमारी पार्टी में, क्योंकि हम कोई वो नुमाइंदगी नहीं चाहते, वो ऐसा नहीं चाहते। क्या मुद्दा होना चाहिए इस चुनाव में? गाँव में विकास और शांति के लिए है, पूरा गाँव शांत रहे, कोई फसाद ना हो सके। बंगाल में जो है चुनाव चल रहा है, बीजेपी जीत का दावा कर रही है। क्या लग रहा है कि बीजेपी जो है नया पाल लगा लेगी? भाजपा जो है वहाँ लगी है बहुत जोरों से, लेकिन वहाँ बिल्कुल मजबूती के साथ ममता जी अपने आदमियों को लेकर जुटी हुई हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनकी कामयाबी होगी। बीजेपी का दावा है कि उन्होंने कोरोना काल से लेकर अब तक काफ़ी विकास किया है। क्या लगता है कि उनका विकास का जो दावा है उनका कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारे किए हुए कार्यों को, हमारी पार्टी के किए हुए कार्यों को अपना बताया है। एक्सप्रेस इतना है था किया हुआ अगले त्याग होगा। और सारे भी विकास इन्होंने विकास नहीं किया, खाली विनाश किया है देश का, प्रदेश का। क्या लग रहा है कि इसका फायदा 2022 में सपा को मिलेगा? अभी तो सारी जनता तैयार है सपा के लिए, अखिलेश को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है। जानते तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ किया। एक कार्यक्रम में नवनिर्मित छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का किया मुख्यमंत्री ने लोकार्पण। आपको बता दें इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन भी किया और फिर कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ किया। तो वहीं संभल में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बुर्के को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहने या ना पहने ये उनके मजहब का मामला है और लोकतंत्र में सभी को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर काम करने वाली सरकार है। सरकार सभी को विश्वास में लेने के बाद ही बुर्का को प्रतिबंध करने का कदम उठाएगी। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने लाउडस्पीकर से अजान को भी गलत ठहराया। उन्होंने कहा है कि कोई भी पक्ष हो अगर किसी धार्मिक कार्य से शांति भंग होती है तो ये इंसानियत और मानवता नहीं है। तक बुर्के की बात आती है कि बुर्के पहने ना पहने ये उनके एक मजहब का मामला है, उनके एक इस्लाम का मामला है कि जो स्वतंत्र यहाँ पर लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ है स्वतंत्रता। अगर वो अपने व्यक्तित्व का विकास
बिना बुर्के के भी करना चाहती है तो मैं समझती हूँ कोई प्रतिबंध उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और यदि वो बुर्का पहनना चाहती है तो उसकी अपनी इच्छा है, उस पर भी किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। उसके व्यक्तित्व के विकास में कोई व्यक्ति बाधक ना बने, किसी मजहब को लेकर या किसी धर्म को लेकर। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के गौर अतुल्यम सोसाइटी में कानून की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है, जहां पार्टी फंक्शन के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। आपको बता दें कि कोविड के बढ़ते केसों के चलते ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है। बावजूद इसके पार्टी में सैकड़ों लोग शामिल हुए। आपको बताते चले कि सोसाइटी के रहने वाले एक शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले में 2 की गिरफ्तारी भी हो गई है। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको लोकमंच न्यूज के जरिए ये खबर दिखाई थी, जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवक को गिरफ्तार किया है। गौर अतुल्यम सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया गया था, जिसमें धारा 144 लगाने के बावजूद एक पार्टी फंक्शन का अरेंजमेंट किया जाता है और इस पार्टी में जमकर कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है और हर्ष फायरिंग भी की जाती है। तो धारा 144 लागू होने के बाद भी कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई है। ग्रेटर नोएडा सोसाइटी गौर अतुल्यम सोसाइटी का ये पूरा मामला है, जहां पर हालांकि कहा जा रहा है कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है हर्ष फायरिंग को लेकर। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी। धारा 144 है, कोरोना का बढ़ता प्रकोप है, बावजूद इसके कुछ लोग कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद कार्रवाई के दरमियान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन इन सबके बीच कुछ भी पुलिस कहने से साफ बचते हुए भी नजर आती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर में एक चोर को छात्रा का बैग छीनकर भागना महंगा पड़ गया। दरअसल बुलंदशहर के डीएवी तिराहे के पास बैग चोरी करके भाग रही चोर को छात्रा ने पकड़ लिया, जिसके बाद छात्रा ने चोर की जमकर धुनाई भी कर डाली। चोर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। ये कितने लोग थे टोटल बाइक पे? 2 बहन जी, कितने लोग थे टोटल? एक बार कितनी देर से पीछा कर रहे थे, कुछ ऐसा अंदाज है? क्या हुआ था इस लड़की के साथ में जब ये छीन के भाग रहे थे? 1.5 किलोमीटर भाग के पकड़ो। ये पर छीन के भाग रहा था। तो वहीं लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में होली के मद्देनजर खाद्य विभाग कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस बार फूड इंस्पेक्टर को दुकानदारी रंगीन कचरा का सैंपल लेना महंगा पड़ गया। दरअसल रंगीन कचरी का सैंपल लेने पहुंचे फूड इंस्पेक्टर और कर्मचारियों को स्थानीय दुकानदार भड़क गए और खाद्य विभाग के कर्मचारियों पर रिश्वत लेने और अवैध वसूली का आरोप भी लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जब फूड इंस्पेक्टर दुकानदार के पास सैंपल लेने के लिए पहुंचे, तभी दुकानदार ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तो वहीं हंगामा बढ़ता देख और खुद को खाद्य विभाग के अधिकारी मौके से भागना ही मुनासिब समझे। तो
तो वहीं नोएडा में त्योहारों को लेकर मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने 15 मार्च से शहर में 6 टीमों की मदद से छापेमारी की कार्रवाई की। बताते चले कि इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नोएडा में एक साथ 3 जगह पनीर और खोया की दुकान पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया और पनीर में मिलावट होने की आशंका पर सैंपल भी जब्त किया। होली पर्व के अवसर पे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे और हमारे शासन का भी निर्देश है और हमारे डीओ साहब के नेतृत्व में चीफ मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अक्षय गोयल जी के नेतृत्व में ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है और ये अभियान 15 तारीख से चल रहा है, कॉन्टीन्यूसली चल रहा है और पूरे गौतमपुर नगर में 3 टीमें बनी हुई हैं और तीनों टीमें बराबर सक्रिय हैं और लगातार सैंपल और डिस्ट्रॉय वगैरह भी जो भी हमें वैसा मिलता है, मानक के अनुरूप नहीं मिलता है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। खबर रुड़की के सोदबी चौक से सामने आ रही है, जहां एक चोर ने मंदिर से पीतल के घंटे को चुरा लिया। आपको बता दें कि चोर की ये हरकत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और चोरी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताते चले कि इस दौरान मंदिर और धर्मशाला कमेटी के अध्यक्ष महंत विशालपुरी ने स्थानीय पुलिस को इस बात की तहरीर दी। सीसीटीवी फुटेज देखकर कार्रवाई की मांग भी की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोर की तलाश में पुलिस अब जुट गई है। ये हमारा मंदिर है सत्य मोहल्ले में, न्यू श्रीनगर भूमिया खेड़ा मंदिर। वहाँ पर सूचना मिली कि आए दिन मंदिर में से घंटे चोरी होने की आ रही थी कि वहाँ से घंटी उतार ली। चलो तो फिर उसके बाद मुझे कल सुबह सूचना मिली कि अध्यक्ष जी मंदिर पे से घंटे चोरी हो गए हैं। फिर मैंने उन्हें कहा कि वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में जांच करके देखो कि किसका आता है सामने। तो जांच करने में सीसीटीवी में एक चेहरा सामने आया है, जिसके लिए हम प्रार्थना पत्र चौकी प्रभारी को भी देंगे। तस्वीरों में जो अब आप देखेंगे ये स्वच्छ भारत के देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के टांडापट्टी गांव के सरकारी केंद्र की है। अब से लगभग 10-11 साल पहले इस गांव में इस अस्पताल की नींव रखी गई थी। अस्पताल तो बनकर बहुत जल्द तैयार हो गया, लेकिन इस अस्पताल में कोई भी डॉक्टर बैठने को तैयार नहीं है। पहले तो सिर्फ यहां अस्पताल की बिल्डिंग ही थी और उसके बाद 4 साल बीत जाने के बाद आंगनबाड़ी का केंद्र भी बना, लेकिन तब भी ग्रामीण को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आपको बताते चले कि उस केंद्र में कोई भी आंगनबाड़ी बच्चों को पढ़ाने को भी तैयार नहीं है और हद तो तब हो गई कि अभी कुछ दिनों पहले ही उन्हीं केंद्रों के बराबर में एक और केंद्र बना है, जिसका नाम आयुष्मान हेल्थ वेलनेस रखा गया है। आपको बता दें कि अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्या कारण है जो लाखों की लागत से बने इन केंद्रों में कोई भी कर्मचारी बैठने को तैयार नहीं है, और जब अस्पताल में कई सालों से कोई नहीं बैठा हुआ है तो फिर आंगनबाड़ी केंद्र और उसके बाद आयुष्मान केंद्र बनाने की क्या जरूरत थी। इस बार भी प्रमुखता से बजट पर भी बोली और विधानसभा में सवाल भी लगाया गया, चाहे हमारा सिगरोडा हो, सिगरोडा, डाडा जलालपुर, डाडा पट्टी, हल्लू मजरा, तिरचंडी, इन गाँव में उपकेंद्र तो बने हुए, लेकिन यहाँ पर ना तो स्वास्थ्य कर्मचारी है ना सफाई कर्मचारी है। बद से बदतर हालात इन उपकेंद्रों की बनी हुई है। सरकार द्वारा बिल्डिंग तो बना दी गई है, लेकिन इनमें कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है। प्रदेश में ही स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, बद से बदतर स्थिति बनी हुई है। लोगों को स्वास्थ्य की संबंधी शिकायतों के लिए परेशान होना पड़ता है। मैंने भगवानपुर के लिए सीएससी के लिए ब्लड बैंक की भी मांग की, लेकिन यहाँ पर ब्लड बैंक की भी स्थापना करने का काम। केंद्र सरकार महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी योजना बना देते हैं। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद है भगवानपुर तहसील के डाडा पट्टी उप केंद्र पे। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं उप केंद्र पिछले 10 से 15 साल से बंद पड़ा हुआ है। आज तक भी कोई डॉक्टर ने नियुक्त नहीं की गई है, जिसमें ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि गर्भवती महिलाओं के लिए उप केंद्र तो बना दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर नियुक्त न करने से गर्भवती महिलाओं को आज भी 15 से 20 किलोमीटर दूर रोड की जाके उपचार कराना पड़ता है, जिसमें कुछ महिलाओं का तो बीच में ही दम तोड़ देती हैं। अपने सहयोगी मिर्जा वसीम के साथ लोक मंच न्यूज चैनल से मुरसलीन अलवी, भगवानपुर। तो वहीं सरकारी बस स्टैंड पर रात में खड़ी बसों में आग लगने से 7 बसें जलकर खाक हो गई। रात में आग की लपटों को और धुआं को देखकर अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। आपको बता दें कि लोग रात में ही बस स्टैंड की तरफ भागते नजर भी आए। हादसे की जानकारी के बाद तत्काल ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 7 बसें जलकर खाक हो चुकी थी। इस वजह से हादसा हुआ है, फिलहाल इस बात का पता नहीं लगा
पाया जा चुका है। जब हम लोग बस स्टैंड पर आए तो लगभग 6 गाड़ियों में आग लग चुकी थी। यहाँ पर एक दमकल और पुलिस के कुछ लोग उपस्थित थे जिनके द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। ये बीती रात 25 तारीख में इस सरकारी बस स्टैंड दमोही पर अचानक आग लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। जो पुलिस तत्काल मौके पर आई और गाड़ियों में जो देखा तो बसों में आग लगी थी, तो फायर ब्रिगेड बुलाया और अधिकारी आ गए पुलिस विभाग से सभी, और जनता ने आकर आग बुझाई है। इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।